आज मैं सभी बेटियों को मैं ये बोलता हूँ कि आप आंख बंद करके अपने पापा को याद करो, और आपके पापा को याद करने के टाइम में आपको रियल पापा दिखते हैं या मैं दिखता हूँ। जब मैं दिखूंगा वो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया है आपके लिए। एक रिलेटिव को दूसरे रिलेटिव के उसके साथ बातें करने का भी टाइम नहीं रहता, और ऐसे कलयुग में आप 5,000 बेटियों के एज ए फादर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो, मिल नहीं पाते तो फोन पे बात करते हो, हम सब देखते हैं। ये इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हो, और वो भी एक बेटी के लिए? जैसे कि 2007 में पहली बेटी का शादी किया मिथुला, तो उसका दिका नंबर 1 है। सेकंड नंबर अमृता, तो उसका दिका नंबर 2 है। मतलब दिका करके बुला रहे हो? दिका, सभी में दिका है। दिका 1 2 3 4 ऐसे लास्ट नंबर है। ये आएगा 5124 या 25 है। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ T3 द टिपिकल टॉक शो। आज हम जिनके साथ शूट करने वाले, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि एक बार इनके साथ शूट हो, और आज हम श्री महेश भाई सवानी जी के साथ शूट करने वाले, बहुत सारी बातें करने वाले। महेश भाई सवानी जी को आप एज अ बिजनेसमैन, सोशलिस्ट, एजुकेशनलिस्ट और सोशल वर्क की तरह जानते होंगे। महेश भाई सवानी जी के साथ आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनके सक्सेस, फेलियर, स्ट्रगल और सामूहिक विवाह के बारे में। शुरू करते हैं एपिसोड महेश भाई सवानी जी के साथ। वेलकम सर, T3 शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो ये पहले आपको कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम दिया एक एपिसोड शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और शुरुआत अगर हम करें तो आपका बर्थ कहाँ पे हुआ, सूरत आना कैसे हुआ, महेश भाई सवानी जी का एज अ बिजनेस पर्सन, सोशल वर्कर और एजुकेशनलिस्ट की शुरुआत कैसे? सूरत मेरे बापूजी वल्लभ भाई सवानी 1968 में आए थे। मेरा बॉर्न एंड बॉटम सौराष्ट्र में हुआ है 1970 में। सूरत मेरे फादर 1968 में हीरे के काम में मजदूरी करने के लिए आए थे। फिर सूरत में बाढ़ आई, फिर उसको वापस जाना पड़ा। फिर 70 में वो फिर से आए, और मेरा सूरत आना 70 में बॉर्न और 71 में हम लोग सूरत आए फैमिली के साथ में। मेरे फादर सूरत आए, और तब से लेके सूरत में ही हमारा जन्मभूमि, कर्मभूमि, जो भी गिनो, जन्म हुआ है सौराष्ट्र में, लेकिन कर्मभूमि हमारी सूरत ही है। और स्टडी सूरत में ही पूरा किया है। वराचा रोड में तभी एक ही स्कूल थी, साधना विद्या भवन। 10वीं से लेके 12th तक साधना विद्या भवन में स्टडी किया। कॉलेज बेंगलोर में VIT कॉलेज में किया, और कॉलेज के बाद में बिजनेस में। बिल्कुल, डायमंड बिजनेस। फिर एज अ एजुकेशनलिस्ट की शुरुआत कैसे हुई? जब भी मैं 11th में था तभी PP सवानी ग्रुप का पहला स्कूल स्टार्टअप हुआ था, और ऑन दैट टाइम सूरत में सिर्फ वराचा रोड में एक ही स्कूल थी, स्टेशन की वो साइड में एक ही स्कूल थी। और सौराष्ट्र से बहुत सारे लोग, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़ से बहुत सारे लोग हीरा के डायमंड के काम के सब लोग सूरत में आते थे, वराचा रोड में रहते थे। स्कूल में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर वो डायमंड मजदूरी में लग जाते थे। तो मेरे फादर ने ये सोचा कि अगर कोई स्कूल का ऑप्शन नहीं होगा तो हमारे वहाँ के 7th 8th के जो बच्चे 12-13 साल के अंदर वो डायमंड मजदूरी में लगते थे। तो बापूजी ने सोचा कि ये जरूरत है स्कूल की, तो PP सवानी खोड़िया नगर से स्कूल का स्टार्टअप किया बापूजी ने। तभी मैं 11th में था, और तब से स्टैंडर्ड 8 से डायरेक्ट स्टार्ट किया, क्योंकि 7 तक स्कूल थी, सरकारी स्कूल और साधना स्कूल भी थी, लेकिन 8 के बाद में एक ही स्कूल थी, वो थी साधना स्कूल। तो 8 के बाद में बच्चों को मजदूरी में न लगना पड़े, तो PP सवानी स्कूल का फर्स्ट स्टार्टअप स्टैंडर्ड 8 से चालू किया था। फिर हीराबाग, फिर गलती नगर, फिर अब्राबाद, फिर धीरे धीरे स्कूल, फिर उसके बाद में PP सवानी यूनिवर्सिटी। 45 इयर्स PP सवानी स्कूल के हुए,
45 इयर्स हो गए। हाँ, और आज 55,000 से ज्यादा बच्चे पीपी सवानी स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। 55,000 से ज्यादा। फिर सोशल वर्क कब से स्टार्ट हुआ? मेरे फादर जब ये सूरत में आए तभी एक मजदूरी करने के लिए आए थे, डायमंड में मजदूरी कर रहे थे। मेरे फादर आज भी बताते हैं कि हम लोग जब ये सूरत में आए 1971 में, तभी हम लोग एक छोटे से घर में, ऊपर छत नहीं था, पतरा होता है ना, सीलिंग नहीं था, ऐसे घरों में हम लोग 6-7 लोग सोते थे। हाँ, तो जैसे जैसे मेरे फादर बड़े होते गए फाइनेंशियली, तो सबसे पहले तो सौराष्ट्र के लोगों के लिए क्या किया जाए, जो माइग्रेट हो रहे हैं सौराष्ट्र से सूरत में, हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए क्या किया जाए, तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सौराष्ट्र के लोगों के लिए पहले से मेरे फादर काम करते थे। और वो जो होता है ना कि फादर के जो सोशल गुण होते, वो हमारे तीनों भाइयों में, मेरी सिस्टर में और हमारे पूरे परिवार को। तो मेरे फादर तो सोशली करते ही थे। मेरे फादर सोशली सामाजिक, सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज और ये सब में वहाँ जो भी तकलीफें होती थी हमारे सौराष्ट्र के लोगों को, वो तकलीफों को सुलझाने के लिए वो कुछ न कुछ काम करते रहते थे। और बस वो काम करते करते सोशली काम मैंने शुरू नहीं किया है, मेरे फादर ने शुरू किया है। हेरिडिटी में मतलब आ गया। और फिर तो जो लोही में जो होता है वो हम लोग आगे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सामूहिक मैरिज की सबसे प्रथम नींव कब रखी गई? 1984 या 85 में, मुझे ज्यादा याद नहीं है। सौराष्ट्र में बारिश नहीं होने की वजह से दुकाल हुआ था। हाँ बिल्कुल। तभी मेरे फादर यहाँ के जो लीडर होते हैं सौराष्ट्र के लोगों में, उसमें लीडर थे। तो तभी मेरे फादर ने ये बताया था कि सौराष्ट्र में पैसा नहीं है, सौराष्ट्र में पानी नहीं है, और अभी पोजीशन बहुत खराब है, जो जानवर है वो मर रहे हैं। तो तभी वो मेरे फादर ने यहाँ जितने भी मैरिज थे, तभी तो मैं छोटा था, लेकिन मेरे फादर ने वो बताया था कि कोई भी लोग फालतू खर्चे बंद करे, उसकी जगह पे ये जानवरों के लिए काम करे। और सूरत में तभी गौशाला भी स्टार्ट हुआ था बहुत जगह पे। और तभी मेरे फादर लीडर थे, तो जैसे मेरे फादर जैसे 10-12 लीडर थे, तो वो सब जगह पे जाते थे कि आप मैरिज में फालतू खर्चा मत किया करो। और समूह शादी का स्टार्टअप हम लोग करते हैं कि एक ही साथ में सबकी शादी हो जाए, खर्चा नहीं करे, जो दिखाना है वो दिखाना नहीं करे। तो पहली शादी जब हुई थी तभी तो मैं छोटा था, मैं स्टडी कर रहा था, 51 कपल्स की शादी हुई थी। 51? हाँ, तभी मेरे फादर को सब लोग बोलते थे कि आप अभी हमें समझाने के लिए आए कि आप समूह शादी में इन्वॉल्व हो जाओ, तो क्या आप अपने बच्चों की शादी समूह शादी में करोगे? बिल्कुल। तभी मेरे फादर ने बोला था कि मैं प्रॉमिस देता हूँ कि मेरे 3 बेटे और मेरी 1 बेटी, मीन्स हम 3 भाई और 1 बहन है, और मेरे फादर 6 भाई है, 6 भाई के टोटल 10 भाई और 10 बहन है। तो मेरे फादर ने बोला था मैं सभी लोगों की शादी ये दिखावे में नहीं करूंगा, समूह शादी में करूंगा। मतलब आप सबकी? तो मेरी शादी से लेके मेरी छोटी बहन लास्ट में जो है उसकी शादी, 20 की शादी, समूह शादी में मेरे फादर ने अपना प्रॉमिस निभाया। और उसके बाद में हमारे बच्चे और हमारे बच्चों को भी मेरे फादर ने एक ही वर्ड बताया था कि गुजराती में बोलते हैं कि वावू छे के वापरवू छे। मीन्स आपको अगर आप बी रोपेंगे तो उसमें झाड़ होगा, बिल्कुल, फल आएगा, फूल आएगा, बिल्कुल। और आप वापरने के लिए आप अगर वो ऐसे ही उड़ा दोगे तो वो 2-3 घंटे का एंजॉय है, बिल्कुल, उसके सिवा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। सब लोग खाना खाने के बाद में भी यही बोलेंगे कि खाने में अच्छा नहीं था, कुछ या तो अच्छा था, कुछ ना कुछ खामी तो निकालेंगे। तो बोले आपको क्या करना है? तो हमारे बेटों ने भी जो संस्कार मेरे फादर में से हम लोगों को मिले, वही संस्कार हमारे में से हमारे बेटे को मिला। और हमारे बेटे, मेरे 2 बेटे की शादी हुई, वो भी समूह शादी में हुई। मेरे छोटे भाई रमेश का जो बेटा है मोनार्क, उसकी शादी भी समूह शादी में किया। और उससे छोटा भाई राजेश है, उसके बेटा है स्नेह, उसकी शादी भी समूह शादी में किया। समूह शादी का शुरुआत तो मेरे फादर ने किया, बिल्कुल, हमारी शादी करके। फिर उसके बाद में 2007 में मुझे भगवान ने 2 बेटे दिए, बेटी नहीं दिया। तो मुझे लगता था कि जो बेटियों के फादर नहीं होते, उसके जो अरमान होते हैं
उसके लिए कुछ हमें करना चाहिए। तो मेरे फादर ने मुझे एक रेडियंट स्कूल का मैनेजमेंट दिया था। तो वो मैनेजमेंट से मैंने सबसे पहले मेरे फादर की बर्थडे में एक प्रोग्राम किया। मेरे फादर ने कभी बर्थडे मनाई नहीं है, और उसका 63 ईयर स्टार्टअप और 62 ईयर्स कंप्लीट, तो सीनियर सिटीजन में एंट्री। तो उसके मेरे फादर की बर्थडे में हम लोगों ने पूरे सूरत में जितने भी बिना पापा के बच्चे, उनकी फीस भरना चालू किया। 2009 में मेरे मम्मी की 62 ईयर्स होते थे, तो उसमें हम लोगों ने विडो फैमिली, जो विडो है जिसका पति नहीं है, उसका और उसके बच्चों का मेडिकल, फ्री मेडिकल चालू किया। फ्री मेडिकल सर्दी से लेके बाईपास तक का, पीपी सवानी हॉस्पिटल में। और उसके बाद में वही जो गंगा स्वरूप बहन है, उसको जो प्रॉब्लम हमें दिखता गया कि उसके बेटियों की शादी, उसको शादी में कुछ गहना लेना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, भोजन संभार करना पड़ता है। तो समूह शादियां तो बहुत सारी होती है सब जगह पे। तो मैंने ये वीडियो जो गंगा स्वरूप बहन है, उसकी बेटियों की शादी कैसे किया जाए, और उसको अपने पापा जिंदा नहीं है फिर भी उसके जो सपने है वो सपने कैसे पूरा किया जाए। तो 2007 में पहली 2 बेटी का शादी, और उसके बाद में ये अभी नेक्स्ट जो दिसंबर 2024 तक 5125 बेटियों की शादी होगी। 5125। हाँ, टोटल इतनी बेटियों का जो जिसका फादर नहीं है वो बेटियों का शादियों के बाद ऐसा न लगे कि मेरे पापा नहीं है, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसके मेडिकल की जिम्मेदारी, उसका जो फर्स्ट मैटरनिटी होती है उसकी जिम्मेदारी, अगर बाय चांस भगवान ना करे और किसी के हमारे दामाद को एक्सपर्ट हो जाए तो वो बेटी की जिम्मेदारी, मीन्स एक बाप की जो जिम्मेदारी में आता है वो सभी जिम्मेदारी हम लोग निभाते हैं। तो मतलब कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज के इस कलयुग में एक रिलेटिव को दूसरे रिलेटिव के पास मिलके उसके साथ बातें करने का भी टाइम नहीं रहता, और ऐसे कलयुग में आप 5000 बेटियों के एज ए फादर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, उनसे मिल रहे हो, मिल नहीं पाते तो फोन पे बात करते हो, हम सब देखते हैं। ये इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हो, और वो भी एक बेटी के लिए, ऐसा नहीं कि बेटे के लिए। देखो, कोई भी बेटी को आप कितना भी रुपया दो हम लोग देते हैं तो वो पप्पा नहीं बोलते, क्योंकि पप्पा वर्ड अंदर से आता है। और मैं शादी में बेटियों के लिए जो करता हूँ, शादी के बाद में करता हूँ, और बेटियों की खुशियों के लिए जितने भी प्रोग्राम करता हूँ, तो आज मैं सभी बेटियों को मैं ये बोलता हूँ कि आप आंख बंद करके अपने पापा को याद करो, और आपके पापा को याद करने के टाइम में आपको रियल पापा दिखते हैं या मैं दिखता हूँ। जब मैं दिखूंगा तभी मैंने जो किया है वो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ किया है आपके लिए। और आज मेरी सभी बेटियां ये बोल रही है कि मुझे हमारे रियल पापा नहीं दिखते हैं, हमारे पापा को याद करने में आप दिखते हो। और मैं वो सब कुछ करता हूँ मेरी बेटियों के लिए। मेरा मोबाइल 24 आवर्स चालू रहता है। मेरी बेटियों के लिए मिलना हर संडे के लिए, उसके लिए मैं खाली रखता हूँ कि एक बेटी को ऐसा नहीं लगे कि महेश भाई को मिलने के लिए बाकी सब लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मेरी बेटी के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरी बेटियों की मम्मी के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और मेरी बेटियों की खुशी के लिए कभी भी जब भी मेरी जरूरत होती है, एक बाप की जब भी जरूरत होती है, तो बाप की जरूरत की जगह पे उसके पापा नहीं है तो मुझे वहां रहना मैं मेरा काम समझता हूँ, मेरी जवाबदारी समझता हूँ, और वो जवाबदारी मैं निभाता हूँ। और इसीलिए और जैसे जैसे मैं मैरिज करता जा रहा हूँ, सब बेटियों का परिवार बनता जा रहा है, सभी दामादों का परिवार बनता जा रहा है, एक दूसरे की हेल्प करने में परिवार बनता है। और मेरी आगे की जो जवाबदारी है वो मेरे जो पुराने दामाद और पुरानी बेटियां निभा रही है, तो मेरे पर भी लोड जो है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि मैं हर शादी के बाद में 12 दिन के लिए सभी बच्चों को, सभी बेटियों को, सभी दामादों को कुल्लू मनाली भेजता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ पटेल समाज नहीं है, हमारी जो बेटियां है वो सभी समाज की है, हिंदू समाज की भी है, मुस्लिम समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज की है, हिंदुओं में भी सभी कास्ट की बेटियां है। तो वो 12 दिन साथ में रहती है। तो जो हमारे दामाद है उसका एक परिवार बनता है कि मैं दरबार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं कोली हूँ, मैं प्रजापति हूँ, वो हमारे बनेंगे। सब भाईचारे के हिसाब से रहता है, एक दूसरे के हेल्पफुल नेचर में रहती है। सभी बेटियां बिना पापा की, वो भी सभी बेटियां एक दूसरे की सगी बहन से ज्यादा रहती है। जो पुरानी बेटियां है वो नई बेटियां है वो पुरानी बेटियों को बड़ी दीदी करके बुलाते हैं, और जो पुरानी बेटियां है वो नई दीदी को
उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, उसके जो काम है उसमें कुछ भी संकट ना आए, वो हिसाब से वो लोग जवाबदारी में रखते हैं। मतलब अंदर अंदर भी वो पूरा एक परिवार के तरह ही रहते हैं। जी, हमारा एक ये पूरा सेवा संगठन करके परिवार है, और हमारी सभी बेटियां है वो अमीर नहीं है, उसको 12 महीने में घर चेंज करना पड़ता है, किसी को जॉब की जरूरत है, तो परिवार में वो एक मैसेज डालते हैं, और एक मैसेज डालने के बाद में 5000 बेटियां और 5000 दामाद है, वो उसके लिए कुछ ढूंढता है, तो सुबह में मैसेज डाला है, शाम को उसको मिल जाता है। ये परिवार है। हमारे परिवार में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऑफिसर भी बने, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हमारी बेटी दामाद है, डॉक्टर हमारी बेटी दामाद है, 79 लॉयर है हमारी बेटी और दामादों में से, कारपेंटर है, मैकेनिकल है, डायमंड वर्कर है, टेक्सटाइल वर्कर है, ब्राह्मण है, सभी फील्ड के लोग हैं, वो हमारे अंदर से ही मिल जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम पे वो भी हर एक रिलीजन के लोग एक साथ मिलके रह रहे हैं। बहुत बड़ी बात। अभी बात करें कि जनरली शादी में 4 फेरे होते हैं। सवानी परिवार, महेश भाई सवानी जी जो शादी करवाते हैं, उसमें 5 फेरे होते हैं। जनरली शादी में एक भी फेरा नहीं होता है। हम लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, हम लोग ये 4 फेरे या 7 फेरे या 5 फेरे करके भी कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं। कोर्ट का जो हम लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट में सिर्फ बेटी और दामाद वरमाला जो पहनाते हैं वही जरूरत होती है, और 5वां फेरा जो हम लोग करवाते हैं वो दामाद और बेटी के लिए नहीं करवाते, वो दामाद के मम्मी और पापा के लिए करवाते हैं, और वो इसलिए करवाते हैं कि वो उसमें वो सौगंध लेते हैं, जैसे कि 4 फेरों में बेटी और दामाद सौगंध लेते हैं कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। 3 फेरों में बेटी दामाद आगे होता है, 4थे फेरे में बेटी आगे होती है। ये सब जो हमारे पुराने जो रिवाज है उसमें सब लोग फॉलो करते हैं। 5वां फेरा जो होता है वो बेटी दामाद के मम्मी पापा का होता है, कि हम लोग हमारी बेटी के कुख से अगर बेटा आए या बेटी आए, हम उसमें कभी वो नहीं करेंगे, हम अबॉर्शन भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा, हमारा जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, वो बढ़ाने के लिए हम लोग बेटी लाए, हम बहू नहीं लाए, तो वो उसको हम बहू के हिसाब से नहीं रखेंगे, बेटी के हिसाब से रखेंगे। तो हमारी सभी शादी में बेटी की आरती दामाद के मम्मी पापा उतारते हैं। ये 5वां फेरा गया, आप समझ लो। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम 4 फेरा ना फेराए, मैं मेरी बेटियों को बोलता हूँ कि आप 4 फेरा मत करो, आपको मैं चोरी देता हूँ और आपको ब्राह्मण देता हूँ, आपके जो भी ब्राह्मण है, काजी है, फादर है, जो भी आपका जो नियम आपके शास्त्र में, आपके धर्म में जो भी लिखा है, मैं तो सभी धर्म का हूँ, तो उसमें आप 4 नहीं 40 फेरे करो। आपको ऐसा लगे कि 40 फेरे से अगर जिंदगी सफल होती है तो आप 40 फेरे लगा लो, लेकिन जिंदगी सफल एक भी फेरा नहीं फरे। जो आपको जिंदगी में पूरी लाइफ आपको पति और पत्नी का एक दूसरे का विश्वास और एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के जीवन और सुख और दुख में आप अगर उसको संभालोगे नहीं, तो आप कितने भी फेरे फरे हो उसका कोई मतलब बिल्कुल। और बेटियों को बेटी की आरती उतारने का जो 5वां फेरा है, वो हर सास ससुर जी को समझना चाहिए और अपने बहू को बेटी समझना चाहिए, क्योंकि वो बेटी भी अपने बाप का घर 22 साल 25 साल छोड़ के वो आई है, बिल्कुल, और उसके भी कुछ अरमान है, वो कई सारा सपने लेके आ रही है, तो वो सपनों को समझना चाहिए। उसको बहू नहीं समझ के अपनी बेटी से भी ज्यादा पुत्र वधू, पुत्र से भी जो ज्यादा होती है उसको पुत्र वधू बोलते हैं, तो ये संभालना चाहिए। अगर असलियत में बेटियों की स्त्री की कोई कदर कर रहा है और अगर किसी को सीखना है, आपसे बिल्कुल मिलना चाहिए, आपके ऐसे इंटरव्यूज देखने चाहिए, तब वो प्रेरित होंगे कि बेटियों को कैसे रखना चाहिए, बेटियों को कैसे मान देना चाहिए। मैं पर्सनली तो बहुत प्रभावित हो रहा हूँ सर आज आपसे, और मैं चाहता हूँ मेरा हर एक व्यूवर प्रभावित हो आपसे। 5000 प्लस लड़कियों की आपने शादी करवाई, कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं ये बेटी की शादी करवा रहा हूँ, आज मैं करवा रहा हूँ, आगे क्या होगा, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, इस बारे में कुछ आपने सोचा? नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है बिल्कुल कि आपको हर साल इतनी शादी करवानी है। पहले मैं 300 शादियां करवाता था, अभी जो क्रिटिकल समय देश में चल रहा है, बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस है, बिजनेस हमारा बहुत अभी डायमंड का और प्रॉपर्टी का डाउन है, तो अभी मैं मेरी जो ताकत है, तो आज मैं ये साल है वो मैं
111 बेटियों की शादी है। तो उसमें मुझे तो ऐसा फीलिंग्स बहुत लगता है कि मैं सभी बेटियों का सपना पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे से जितना भी होता है उतना मैं करता हूँ, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये ताकत मिले कि मैं गुजरात की तो नहीं लेकिन इंडिया की सभी बेटियों की मैं शादी कर पाऊँ। उसके सपने, शादियां में नहीं होती है, लेकिन एक बाप का जो प्यार मिले, एक बाप का जो उसको आश्वासन मिले, वो देना मैं चाहता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितना ये बेटियों को खुशी दे पाऊँ। बिल्कुल सर, जननी भूमि क्या है? जननी धाम। जननी धाम, जननी धाम क्या है? जननी धाम एक ऐसा सेंटर है, वहाँ एक साल से हमारे गुजरात में 60,000 प्लस HIV पॉजिटिव है। हाँ जी, जिसको HIV है। और ऐसे बच्चे हैं कि मम्मी और पापा को HIV है, और उसमें से जो बेटा या बेटी जन्म लेती है उसको विथ बॉर्न HIV है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसी बेटियों को उसके मम्मी पापा सुसाइड करवा दे, क्योंकि अनाथ आश्रम भी ये बेटियों को रखता नहीं है। और मम्मी पापा को जो सोसाइटी में से मान सम्मान मिला नहीं, उसको तिरस्कार, उसके ऊपर तिरस्कार किया गया, तो उसको लगता है कि हमारे बच्चों की क्या पोजीशन होगी। तो वो कई बेटियां हमें रेलवे पटरी में 3 महीने की बांधी हुई मिली, कोई बेटी नदी में फेंकी हुई मिली, कोई बेटी को दवा पिला दिया। ऐसी बेटियां का हम लोगों ने जननी धाम बनाया है। वहाँ 3 साल से लेके 15-16 साल तक की HIV बेटियां हैं, और वो बेटियों को रहना, पढ़ना, खाना, घूमना, मीन्स एक बाप की जो जवाबदारी में आता है वो सभी जवाबदारी हम लोग निभाते हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि हमारी बेटियों में से कई बेटियां वसंत भाई गजेरा का जो वात्सल्य धाम है वहाँ पढ़ाई के लिए भी जाती है। ऐसे बाहर से भी बहुत लोगों का हम लोगों को सपोर्ट भी मिल रहा है। हमें वहाँ एक बोर्ड लगाया है, हमें पैसा नहीं प्रेम चाहिए। मीन्स वो बेटियां बोल रही है हमें प्रेम दो, पैसा तो उसके पापा के पास में है, प्रेम देने वाले कोई नहीं थे। आज ये सभी बेटियों को मैं रखता हूँ, और आज समाज की सोसाइटी में से सभी बेटियों को प्रेम मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बेटियों को। और अभी तो बहुत साइंस में टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया कि आज हमारी HIV पॉजिटिव बेटी और HIV पॉजिटिव बेटे का शादी किया जाए तो उसमें से जो इश्यू होगा, उसमें से जो बच्चा होगा, वो उसकी मेडिसिन मिल गई है और वो नॉन HIV है, उसको HIV पॉजिटिव नहीं होता है। वो हमारे लिए गौरव की बात है। मतलब आप हर एक सेक्टर में सेवा दे रहे हो। जहाँ जहाँ लगता है कि बेटियों के लिए ये काम किया जाए वो सेक्टर में हम लोग सेवा देना चाहते हैं, और हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम दे रहे हैं। तो मतलब समूह लग्न के लिए, सामूहिक विवाह के लिए बेटी आपसे कनेक्ट कैसे करती है? हम लोग कभी भी कोई एडवर्टाइज नहीं करते, और जो बेटियों के पापा नहीं है उसके सपने होते कि हम पीपी सवानी ग्रुप में शादी करें, हमें पापा मिल जाए। कई बेटियों की मम्मी हमें ये बोलते हैं हमें करियावर नहीं चाहिए, हमें पप्पा चाहिए। और कभी भी एक आवाज हम लोग एक फोन करे और पप्पा फोन उठाए बोले क्या कर रही हो बेटा, कैसी हो बेटा। तो हमने जो समूह शादियां होती है 6 महीने तक नाम लिखते हैं, तो 50 या 60-70 होती है। और जैसे कि मैं ये साल की बात करूं तो हमने फॉर्म निकाले नहीं है, फिर भी 182 फॉर्म्स हमारे पास में पेंडिंग है। फिर उसमें से हमने 111 बेटियों की शादी करनी थी, तो हमने जो बेटी का, हमारा क्राइटेरिया रहता है कि जो बेटी को मम्मी पापा और भाई कोई नहीं है, दादा दादी नाना नानी के पास में रहती है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये 111 बेटियों में से 48 बेटियां हैं, उसको ये कोई नहीं। सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है कि जो बेटियों के पापा नहीं है और भाई नहीं, और सिर्फ बहन है और मम्मी है, मीन्स घर में कोई जेंट्स नहीं, उसको सेकंड प्रायोरिटी। और थर्ड प्रायोरिटी में जो बेटियों को पापा नहीं है, भाई है लेकिन भाई बेटी से छोटा है, अभी 7th में 10th में पढ़ रहा है, तो उसको थर्ड प्रायोरिटी। बस हमारा 111 का ये लक्ष्य पूरा हो गया। अभी जो बेटियों के बड़े भाई है उसका नंबर नहीं लगा। मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे में ताकत वो मिले कि मैं सबका कर दूं। अगर हम फॉर्म बाहर निकाले तो सुबह में 4 बजे से लेके हमारे पीपी सवानी हॉस्पिटल में मॉर्निंग 4 बजे से गंगा स्वरूप बहनों की लाइन लगती है। 5000 फॉर्म भरना है तो 5000 फॉर्म भी भर जाते हैं, लेकिन हमारी ताकत के हिसाब से फिर फॉर्म भर जाए और हमें मना करना पड़े, बेटियों की आंखों में आंसू आए, वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम फॉर्म बाहर नहीं निकालते। 5000 बेटियों को आप
याद कैसे रख पाते हैं? सभी बेटियों को रोल नंबर दिया है। जैसे कि 2007 में पहली बेटी का शादी किया मितुला, तो उसका दिका नंबर 1 है। सेकंड नंबर अमृता, तो उसका दिका नंबर 2 है। मतलब दिका करके बुलाया? हाँ, दिका, सभी में दिका है। दिका 1 2 3 4 ऐसे लास्ट नंबर है, ये आएगा 5124 या 25 होगा। और ये बेटियों को जब भी बेटी का फोन आता है तो वो रोल नंबर से बोलती है, पापा मैं 3472 नंबर की बेटी बोल रही हूँ। तो मुझे याद आता है कि ये लाडकड़ी जो 2018 में शादी किया वो बेटी है। और सभी बेटियों के घर पे मैं, ये 111 बेटियों की शादी है, सभी के घर पे मैं विजिट करूंगा। इसलिए विजिट नहीं करूंगा कि उसका घर अच्छा है या बुरा है, उसकी कैपेसिटी है या नहीं है। हो सकता है उसके फादर के ने उसके लिए घर बना दिया होगा, अच्छा घर होगा, लेकिन इसलिए मैं विजिट करता हूँ कि वो मेरी बेटी है। मैं उसके घर जाऊँ, उसकी मम्मी को सुनूं, उसकी मम्मी के अंदर में, उसके दिल में बहुत सारा अरमान बड़े बड़े रहते हैं, क्योंकि उसको सुनने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं वहां जाता हूँ, उसके हस्बैंड कैसे एक्सपायर हुए, क्या हुआ था, अभी कैसी लाइफ चल रही है, जो एक बाप की जिम्मेदारी में होता है। तो वो इसलिए मैं वहां जाता हूँ, बेटियों को मिलता हूँ। और शादी के पहले ये सभी बेटियों को मैं मिल लूंगा। और शादी के बाद में दामाद आ जाते हैं, तो दामादों को बोलूंगा हमारी बेटियों के लिए आप रविवार का दिन रखा हुआ है, आप आइए मिलने के लिए। जब भी आप चाहे तो आप मिलने के लिए आ सकते हो। और हम लोगों ने सभी अलग अलग जगह पे हॉस्पिटल फाइनल किया है कि जब भी उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो फिर वो डिलीवरी के लिए वो हॉस्पिटल का कॉन्टेक्ट करें। सर मतलब कि बेटियों के लिए दामाद भी आप ही ढूंढते हैं? नहीं, बेटियों के लिए दामाद अपने परिवार में से वो लोग ढूंढते हैं, लेकिन वो बेटी की जो छोटी बहन होती है तो उसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको अच्छा घर मिले। जो विडो होती है उसके सारे उसके रिश्तेदार उससे दूर होते हैं, तो उसकी शादी के लिए उसको जो लड़का मिला, जैसा मिला, उसके मामा ने बताया, मौसी ने बताया, वो लोग शादी कर लेते हैं। मीन्स वो लोग लड़के को ढूंढ लेते हैं। लेकिन उसकी जो छोटी बहन है वो फिर हमारी भी बेटी बन जाती है। एक बेटे की शादी किया, उसकी 4 बहन है, तो बाकी की जो 3 बहन है वो हमारी जिम्मेदारी में बनती है, वो सभी मेरी बेटी है। तो उसके लिए दामाद हम लोग भी ढूंढने के लिए ट्राई करते हैं। हम साल में 20-25 बेटियों का दामाद तो हम लोग ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल। अब तो मतलब कि ये हो गई सामूहिक विवाह की बात। मैंने बीच में सुना था कि जो कि कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में सारे मतलब पुलवामा अटैक ऐसे कुछ में, उरी अटैक में जो सोल्जर शहीद हो गए, उनके बेटों के लिए भी आपने कुछ सेवा दी है? सबसे पहले तो जब ये उरी में अटैक हुआ और 40 हमारे जवान शहीद हो गए, तो तभी उसकी एक बेटी का मैंने इंटरव्यू देखा था टीवी में कि अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे। और तभी इंस्टेंट मैंने बता दिया था कि वो पढ़ाई की जिम्मेदारी पीपी सवानी ग्रुप लेगा। फिर हम सभी जो 39 जो शहीद हुए थे वो सबके घर पे गए थे। वो जम्मू कश्मीर गए थे, यूपी, झारखंड, सभी स्टेट में गए थे, जहाँ जहाँ के वो हमारे जवान थे। उसके बच्चों को मिला, उसमें से 16-17 तो जवान ऐसे थे कि उसकी शादी ही नहीं हुई थी, तो उसके बच्चे नहीं थे। और जितने भी बच्चे थे उसकी स्कूल में भी हम लोगों ने मीटिंग किया था कि उसको टिल एंड तक की फीस हम लोग भरेंगे। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद में जो बीवी है वो उसके मायके चली गई, तो बेटा भी ट्रांसफर हो गया। फिर हमने एक प्रोग्राम किया कि हम ऐसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो हमने यहाँ एक प्रोग्राम किया, हमारी शादी में सबको बुलाए, हमारे दीप प्रागट्य में सबको मेहमान रखे और सबको 11-11 लाख का चेक दिया। मम्मी को भी दिया और जवान के वाइफ को भी दिया कि उसके इंटरेस्ट में से आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल। आज के जनरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम डिफरेंस देखें, आपके जनरेशन, हमारी जनरेशन। एजुकेशन की बात करूं तो हमारे जनरेशन में हमारे सर हमें मारते थे। बिल्कुल। आज के जनरेशन में आज के बच्चों को टीचर मार नहीं सकते। हमारे जनरेशन में हमारे पेरेंट्स भी हमको मारते थे अगर हमने कुछ गलत किया। आज की जनरेशन में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए अभी के जो जनरेशन है ना वो गलत दिशा में जा रहा है, उसको सही दिशा में लाना पड़ेगा। और आज देखो हमारे मम्मी पापा है, एक दूसरे को देखे भी नहीं थे, शादी किया और 70-75 ईयर्स तक आज उसमें कुछ अलग होने का कभी वो नहीं मिला है। कभी 100 शादी में से अगर कोई एक्सपायर हो गया तो 1-2 शादी में 2% में था। और आज हम शादी करवाते, आज जितनी भी नया कपल्स है उसमें 6 महीने 12 महीने में अच्छा नहीं लग रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, आपने जो हमें बताया था वो गलत हुआ, मीन्स शादियां टूट रही है, फैमिली टूट रहा है। अब बच्चे होने के बाद में भी फैमिली टूट रहे हैं।
आज अपने बच्चों के लिए कोई भी फैमिली, कोई भी कपल समझता नहीं है। और इसके लिए आज के जनरेशन को जो हमारे टाइम में जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि सहन शक्ति है, सहन शक्ति। वो हमारे में थी, हमारे जनरेशन में थी। बिल्कुल। आज की जनरेशन में सहन शक्ति नहीं है। वो सहन शक्ति माँ बाप को भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्कूलों को भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसको सही रास्ते पे लाने की जरूरत है। आज कई माँ बाप अपने बच्चों के साथ में नहीं रहते, वो भी एक हमारे कम नसीब की बात है। कई फैमिली टूट रहे, वो भी कम नसीब की बात है। हमारे बच्चों को, नए जनरेशन को समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, परिवार क्या है, माँ बाप क्या है, स्कूल क्या है, ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल। आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो कि इंडिया छोड़ के अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाते देखो, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है। हमारे जब भी हम आजाद हुए, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई भी अब्रॉड पढ़े थे। हैं? बिल्कुल। पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, वहां जॉब करते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंजीनियर है या तो जो भी उसने पढ़ाई की है, उसकी जो वेतन उसको मिलना चाहिए वो हमारे देश में नहीं मिल रहा है। इसलिए बाहर वो लोग जाते हैं, वहां उसका वैल्यू होता है और वहां वो वैल्यू होने के लिए उसको अर्निंग ज्यादा होती है। लेकिन वहां जाने के बाद में यहाँ के अपने माँ बाप को जो भूल जाते हैं वो गलत है। वो संस्कार की जरूरत है। सिर्फ पढ़ाई मीन्स हम लोग बोलते हैं શિક્ષણ સાથે તમારે સોશિયલ પણ રહેવું જરૂરી છે। भणतर खाली काफी नहीं, भणतर साथे- गणतर होવું જોઈએ। हाँ। बिल्कुल। सर, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। पर एक छोटी सी हम गेम खेलते हैं, रैपिड फायर। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपके मन में वो वर्ड सुन के जो भी एक पहला वर्ड आता है आप एक्सप्रेस कीजिएगा। तो शुरू करें। जी। एजुकेशन, बेटी, शादी, बेटी, 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 पिता, बेटी, माँ, माँ और बेटी, प्यार, प्यार, बेटी, बचपन, फ्रेंड्स, पीटी सवानी, पीपी सवाल, सोशल, इंडिया, इंडिया, वाइब्रेंट, सूरत, स्मार्ट सिटी, T3 शो। सुपर। थैंक यू सो मच सर। मतलब कि ऐसा टाइम बहुत कम मिलता है और हम जैसों को कि आपकी जैसी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग प्रभावशाली पर्सनालिटी, अगर गुजराती में कहूँ, और हमारे इंडिया को, हमारे गुजरात को आप जैसी पर्सनालिटी की बहुत जरूरत है, जो कि एक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अंदर से प्यार से और एक अपनापन से सेवा करे, सर्व करे हमारे इंडिया को, और बस ऐसे इंडिया आगे बढ़े। और मैं चाहता हूँ कि सेवा देना मतलब सर ने ही बताया कि सेवा देना मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसों से सेवा दी जा सकती है। सेवा बहुत तरीकों से दी जा सकती है। और अगर आप अब तक की जर्नी में किसी एक इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहे तो आप किसे करेंगे? मेरे मम्मी और मेरे पापा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। આજે T3 શો અને આ જુવાન દીકરા દીકરીઓએ શરૂ કરેલો અને એની માતાના સહયોગથી શરૂ કરેલા આ શોને સર્વપ્રથમ તો ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું। અને આ દીકરાઓ અને દીકરી અને એમની મમ્મી પરિવાર આખો જે છે એ આ કાર્યમાં ખૂબ જ આગળ વધે તેવા પીપી સવાણી ગ્રુપ તરફથી આશીર્વાદ પાઠવું છું।